अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम जैसे अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे रेगुलर क्लासेस के अंदर, तो इस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर भी जो हमें करना है वो अपने पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं। अब जैसे कि हम स्टेचोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे और ऑलमोस्ट वो सारे हो चुके थे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर हमें हाथ रखना है, अब जिसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, वो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स। आपके पास जो हैंडआउट्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट सॉर्टेड होंगे, लेकिन अगर कुछ एक आध मिस अप हैं तो हम उसके अंदर भी देख सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एयर्स के साथ मेंशन करके सवाल कराता जाऊंगा। अच्छा होगा ये कि बेटा आप लोग जो है वो पास्ट पेपर से देखते जाइएगा क्वेश्चन को कम्प्लीटली। मैं यहाँ पर सारी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं बस यहाँ पर बहुत शॉर्ट वे के अंदर इस चीज को लिखूंगा ताकि आपको बात समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास होगा वो है बेटा हमारे पास ईयर 2017 का। तो 2017 का क्वेश्चन हमारे पास है, कहा जा रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन बाय मास. Its molecular formula is double of its empirical formula. Find its molecular formula. अब देखो यहाँ पर सवाल में बहुत बारीक बीनी से देखी जाने वाली कुछ बातें हैं जिनको जरा गौर से समझो। वो बातें क्या हैं? देखो बेटा, सबसे पहली बात, हमें पता है किसी कंपाउंड के अंदर जो टोटल चीजें पाई जाएंगी वो उस कंपाउंड का 100% होगा। यहाँ लिखा गया 40% कार्बन, 40% कार्बन है, बाकी कितने बचे पीछे? 100 में से 60% बचे। और 60% में से 6.66% आपके पास हाइड्रोजन है, यानी कि 46.66% आपके पास बचा है। जो बाकी रिमेनिंग 100 से परसेंट बच रहे हैं वो लाजमी तौर पर क्या होगा? वो लाजमी तौर पर आपके पास होगा बेटा ऑक्सीजन। तो याद रहे, इस तरीके से आप इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास क्या चीज मौजूद है और किस तरह से आपको करना है। तो आओ जरा देखते हैं। मैंने लिख लिया, सबसे पहले मैं लिख के दिखा दूंगा ये परसेंटेज ऑफ, बल्कि मैं इसको डायरेक्टली स्टेप में सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, उसके बाद एक बात और है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो डबल होगा इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला के। अगर मिसाल के तौर पर एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा HO, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? H2O2, यानी कि डबल होगा, एग्जैक्टली डबल चीज होगी। सही है, H2O2 आपके पास आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी के अंदर मैं कहूं अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 16 और 117 ऐसी है। तो अब डबल कर लिया मैंने, इसको डबल कर दिया यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी क्या होगा? डबल होगा। 17 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कराओ तो इट विल बिकम द 17 17 34 34। बात समझ गए? तो ये कहानी है जो इस वक्त यहाँ पर हमारे पास बयान की जा रही है। तो जरा हम अपने पास देख लेते हैं कि इस सवाल के अंदर हमें करना क्या है। देखो, सवाल में गिवन है बेटा परसेंटेज, तो अगर परसेंटेज गिवन है तो इसका मतलब हमें परसेंटेज से आगे काम को लेके चलना है। हमारे पास सबसे पहले मैं लिख के दिखाता चलूं आपको कि परसेंटेजेस का मामला क्या है। हमारे पास, मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दूं आपको, फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.66%। अब कोई कहे सर हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन के अलावा कुछ हो सकता है, मतलब सल्फर हो सकता है सर, नाइट्रोजन हो सकता है सर, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगरचे सवाल में मेंशन है कहीं पर किसी और सब्सटेंस के बारे में तो वो होगा, अदरवाइज आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन ही होगा। तो अब कैसे निकालना है हमें ऑक्सीजन के बारे में, आइए जरा देख लेते हैं। हमने क्या किया, ऑक्सीजन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। 100 माइनस 40 प्लस 6.66, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 46.66 ऐसी है। तो अब जरा माइनस करके देख लेते हैं। आइए जरा, कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल करना है इसके लिए। दैट 100 माइनस 46.66, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे बेटे 53.34। 46.66 हमने जब माइनस कराया तो इसका आंसर आया 53.34। ये आ गई भाई ऑक्सीजन की परसेंटेज।
अब हमारे पास देखो बेटा, इस सवाल में उसूली तौर पे सबसे पहले परसेंटेजेस हमने कैलकुलेट कर ली, दी हुई थी कुछ परसेंटेजेस, एक तीसरे सब्सटेंस की हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। पहला स्टेप, मतलब अगर बिल्कुल बुनियादी लेवल से लेकर आऊं तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप के अंदर आप अपने पास मास ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस मालूम करते हैं, यानी कि मास ऑफ एलिमेंट मालूम होता है। फिर उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करते हैं। फिर उसके बाद आप मालूम करते हैं एटॉमिक रेशोज। फिर आपके पास आते हैं लीस्ट एटॉमिक रेशियोज, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर उसके बाद एन निकालते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता है। तो ये पूरी टोटल आपके पास कहानी है। एक स्टेप हो चुका है, मैं अगले स्टेप के ऊपर चल रहा हूँ। ये स्टेप परसेंटेजेस का था, मैंने अगला स्टेप लिख के दिखा दिया। भाई क्या मालूम करना है मुझे, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशियोज मालूम करने हैं, एलिमेंट्स वही तीन। कोशिश करिएगा उसको लंबा लेंदी करने के बजाय आप बहुत इन शॉर्ट वे में कर सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो। ये आ गया तीनों के बारे में। अब एटॉमिक रेशियोज कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास से आप डिवाइड करा देते हैं, ऐसी होता है उसकी परसेंटेज को। तो यहाँ पे परसेंटेजेस क्या आती हैं भाई, कार्बन था 40, हाइड्रोजन था 6.66, ऑक्सीजन था 53.34। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटे, 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 16। आपने इस तरीके से ये सारी चीजें अपने सामने लिख ली। अब ये लिखने के बाद आपने करना क्या है, मैं आपको ये बताता चलूं। आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपली कैलकुलेट करना है। हम जरा कैलकुलेट करते जाते हैं। 40 को डिवाइड कराया 12 से, इट विल बिकम द 3.33। ये तो सेम आंसर आएगा क्योंकि हाइड्रोजन से कराया है। यहां देखते हैं, 53.34 को डिवाइड कराया 16 से, आंसर आया 3.3 और 3। बात समझ रहे हैं भाई, 3.33 आपके पास आंसर आ गया। अब आ गया एटॉमिक रेशो। तो मुझे बता दो लीस्ट एटॉमिक रेशो कौन सा होगा, इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है। इन तीनों में से लीस्ट है आपके पास ये भी और ये भी। बात समझ रहे हैं आप मेरी, ये दोनों लीस्ट ही है ना। तो आइए जरा लीस्ट एटॉमिक रेशो की जानिब चलते हैं, अगला स्टेप अपना लेकर हम। लीस्ट एटॉमिक रेशो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों को रखना है। कार्बन की वैल्यूज 3.33 थी, हाइड्रोजन की 6.66 थी, इसकी 3.33 थी। तीनों आपस में डिवाइड होंगे। अब डिवीजन किससे करेंगे, सवाल पैदा ये होता है कि डिवीजन किससे करेंगे। ये दोनों हमारे पास लीस्ट हैं, तो एक ही चीज कंसिडर करते हुए 3.33, 3.33 और 3.33। यहां आंसर आएगा 1, यहां आंसर आएगा 2, यहां आंसर आएगा 1। लीस्ट एटॉमिक रेशियो से आपके पास वैल्यूज निकल कर आ गई। आपका LAR जो है, यानी कि लीस्ट एटॉमिक रेशियो जो है वो निकल कर आ गया 1, 2 और 1। क्या ये पॉइंट्स में है, नहीं, ये सिंपल होल नंबर्स हैं, तो इट्स गुड। अगर होल नंबर्स हैं तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट्स में होते हैं तो मैंने बताया है कि इसे राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो हमारे पास लीस्ट एटॉमिक रेशियोज भी आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो मैं समझ गया बिल्कुल, आप लोग फौरन कह रहे होंगे इस वक्त कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा अब हमें आगे, लाजमी बात है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं अब हम। सिंपली एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, हमें बस इसको प्लॉट करना होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला में हम इसे प्लॉट करते हैं भाई, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या होता है, हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन। सीक्वेंस में बारहा आपको बता चुका हूं कि सीक्वेंस हमेशा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं। कार्बन के 1 है तो नहीं शो करते, हाइड्रोजन के 2 हैं तो शो कर दिया और 1 आ गया। बात समझ रहे हैं आप ही। अब जरा साइड में थोड़ा सा इसका फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कार्बन हो गए 12 रख लो, हाइड्रोजन हो गए 2 रख लो, ऑक्सीजन हो गए 16 रख लो, 6 4 10 और ये 3 30 आ गया भाई, 30। कितना आ गया मेरे बेटे, 30 आ गया। तो इसका फॉर्मूला मास क्या है, 30। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है जल्दी से बता दो, तो हमें कैलकुलेट करना होता है एन। एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद हम कैलकुलेट करते हैं एन। एन कौन सा वाला याद हो आपको, अगर क्या था फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल
फॉर्मूला इंटू एन, ये वाला एन है, ये वाला एन, इस एन को कैलकुलेट कर रहा हूं। और ये एन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इस एन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एन इक्वल्स टू एन, यहाँ पे रहा ना एम्पेरिकल फॉर्मूला नीचे चले आएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात समझ रहे हैं आप मेरी? लेकिन सर हमारे पास तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही नहीं, हमारे पास तो मैंने बताया है इस एन के फॉर्मूला में क्या रखते हैं, हमेशा मास रखते हैं। क्या रखते हैं, मास, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो सर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो है, वो आया था अभी हमने देखा था 30 आया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या था, जरा जल्दी से दोबारा से सवाल में देखिए क्या लिखा गया है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डबल है इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला के। अब अगर ये बात लिखी होती ना कोड, तो इसके बाद डायरेक्टली आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एन से ही लेके जा रहा हूं। तो भाई फॉर्मूला मास क्या था, 30, फॉर्मूला मास क्या था 30, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 30 था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या होगा, डबल कर लो, 30 30, 30 इंटू 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा भैया 60। एन क्या आ गया, एन आ गया 2, एन क्या आ गया मेरे बच्चों, 2 आ गया है आपके पास एन। अब डायरेक्टली कैसे कर लेते, आप इस पूरे फॉर्मूला को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, क्योंकि उन्होंने डबल कहा था ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता, अगर वो ट्रिपल कहते तो मल्टीप्लाई बाय 3 करते। आपके पास एन आ गया है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है अपने पास क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइए जरा जल्दी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला रखिए ब्रैकेट में, उसके साथ एन रख दीजिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये एन अंदर जाएगा और सबसे मिलता जाएगा, तो C2H4 और O2 बन जाएगा। सो दिस इज मीन टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये क्वेश्चन था ईयर 2017 का। कौन से ईयर का था मेरे बच्चों, 2017 का ये क्वेश्चन था। आइए जरा आगे की जानिब हम चलते हैं अपने पास, हमारे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर आने वाली चीजों में क्या होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ कॉपी डाउन कर लीजिएगा अपने पास, मैं फिर रब कर देता हूं। अच्छा भाई, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर मेरे बेटे, वो है क्वेश्चन 2015 का। अब जरा गौर से आपको इस चीज को समझना है। अच्छा देखो, सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, ये जो क्वेश्चन है 2015 वाला, इट्स अ बिट टिपिकल। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है। आइए जरा सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें हमारे पास डेटा क्या दिया गया है कि एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, सही है, और वो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे है, वो लिखा हुआ है एम्पेरिकल फॉर्मूला CO2H, सही है, और मास दिया हुआ इसका 1.8 ग्राम, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम गिवन है 448 cm3। मांगा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ डिड वी नो, हाउ डिड वी नो दैट कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, देखो हमेशा सवाल में ये देखो कि आपको मालूम क्या करना है। जब आपको ये एग्जैक्ट पता होगा ना कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आप उसी के हिसाब से सवाल सॉल्व करते हैं। मुझे सवाल में नजर आ रहा है कि यार मुझे फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करना है, देखो हम इस सवाल में थोड़ा सा घबराएंगे। एक मुझे लम्हा दीजिए, एक सेकेंड जरा। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम इस सवाल में जरा थोड़ा सा घबराएंगे, और उसकी सिर्फ एक वजह है। वो वजह ये है कि यार हमने अब तक इस तरह से सवाल नहीं देखा कि एक एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन हो और मास गिवन हो, उस सब्सटेंस का, एक्चुअल सब्सटेंस का मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो, और इन दी एंड कहा जा रहा हो कि यार ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो हम जरा घबरा जाएंगे। अब देखो सबसे पहली चीज, मुझे अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है,
इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मुझे ये पता है? ये तो मालूम करना है। ये पता है? हाँ सर पता है। n पता है? नहीं पता, तो ये फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं हो सकता। अब आओ n मालूम करना है। n का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्या मुझे ये पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास? सर नहीं पता। क्या मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है? सर पता है, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो हम वहां से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? फंस गए ना हम। देखो सवाल के अंदर कुछ बहुत प्रॉपर क्लूज हैं, कुछ बहुत प्रॉपर क्लूज हैं। ये क्लूज ऐसे हैं कि मैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रूल, एक फॉर्मूला है जो आपको अभी पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। वो मैं पहले बहुत छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा लंबे लेवल पे ले आके नहीं समझा रहा, मैं बहुत छोटे लेवल पे ले आके समझा रहा हूँ। इस सवाल के अंदर कुछ बहुत अहम लफ्ज हैं। सवाल में लिखा हुआ है एट STP। मैं उस STP को यहाँ मेंशन करूं, STP, S स्टैंडर्ड, T टेम्परेचर, P प्रेशर। और जब भी याद रखो मेरे बच्चों STP आ जाए तो STP में टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा 273 केल्विन होगी, प्रेशर की वैल्यू हमेशा 180 m होगी। समझ रहे हैं? जिंदगी में याद रखो, किसी सवाल में STP आ जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आ जाए, तो टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान भी आ जाए ना, तब भी टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा 273 केल्विन ही रहेगी, प्रेशर की वैल्यू हमेशा 180 m ही रहेगी। इट्स अ कांस्टेंट थिंग। अब आगे चलते हैं। तो सर इसका क्या करें? हमें टेम्परेचर प्रेशर से क्या करना है? इस सवाल में ऐसा कोई सीन ही नहीं है। टेम्परेचर प्रेशर का करेंगे क्या? वे तो बेतुकी सी बात हो गई। नहीं मेरे बेटे, आपने सवाल में गौर नहीं किया, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है। आप अपने चैप्टर नंबर 2 में एक रूल पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा? वो फॉर्मूला होगा, मैं सॉल्यूशन की जाने बढ़ रहा हूं, वो फॉर्मूला होगा PV इज इक्वल्स टू nRT। दिस फॉर्मूला इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। इस फॉर्मूला को कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। आओ देखते हैं क्या क्या पता है इसमें। सर ये क्यों लगा रहे हैं, मतलब क्या फनकारी है, क्या सीन है, इसको लगाने की जरूरत क्या है? वजह, मुझे मालूम करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम करूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एक ही फॉर्मूला में आता है जो मुझे आसान आसान याद है। वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। सर ये मालूम कर सकता हूं मैं? बेटा मुझे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं पता, मुझे मास पता है उस सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं पता। तो आप जब भी याद रखो, कोई सवाल ऐसा आए, कोई ऐसा सवाल आए एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने का, जिसके अंदर आपको मास दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाए एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन करके, तो यही फॉर्मूला लगेगा। सिर्फ यही एक वाहिद ट्रिक है जो आपको लगानी है। सवाल में कहा गया STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो गया? 180 m। वॉल्यूम यहां गिवन है CM क्यूब में। किस में गिवन है? CM क्यूब में गिवन है। देखो जैसे किलोग्राम और ग्राम होता है, इसी तरह से DM क्यूब और CM क्यूब होता है। ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, किलोग्राम से ग्राम में आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से CM क्यूब से DM क्यूब में जाने के लिए डिवाइड करेंगे और वापस आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट इज द थिंग, जब हम किलोग्राम से ग्राम का कन्वर्जन करते हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई और इधर वी हैव टू डिवाइड द नंबर, if it is in gram or kilogram,
वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड दैट नंबर विद 1000, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 1000 का है। तो याद रहे डीएम क्यूब और सीएम क्यूब के दरमियान का डिफरेंस भी कितना है बेटा, 1000 का है। और डीएम क्यूब क्यों लाया मैं, ये डेसीमीटर क्यूब क्यों लाया, ये सेंटीमीटर क्यूब पे कहानी को मैंने क्यों बंद नहीं किया, मैं क्यों डीएम क्यूब की तरफ जा रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है कि वॉल्यूम आपका डीएम क्यूब में हो, प्रेशर मैं लिख देता हूं, प्रेशर हमेशा एटीएम, वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब, यहां पे तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर एक कांस्टेंट है, आर एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। ये कुछ लाजमी बातें हैं इस फॉर्मूला की जो आप चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ रहे होंगे उसके अंदर आपको ये बातें देखने को मिलेंगी। जनरल गैस इक्वेशन आपके पास आएगी, बात यहां तक समझ रहे हैं? तो आओ जरा चलते हैं, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 448 डिवाइडेड बाय 1000 कर देता हूं अगर मैं इसे, तो इसका आंसर आएगा मेरे बच्चों 0.448 डीएम क्यूब। कन्वर्ट हो गया, अभी ये सिंपली कन्वर्ट हो गया, अब ये कहानी कन्वर्ट हो गई सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में आ गई। मैं जरा इस चीज को रब कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे कुछ चीज ऐड करनी पड़ेंगी इसलिए रब कर रहा हूं, होप सो आप लोगों ने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझाओ तो वीडियो को पीछे ले आके दोबारा समझना। एन पे बात नहीं कर रहा हूं अभी, एन को छोड़ दो। आर की वैल्यू 0.0821 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर एसटीपी है सर, एसटीपी था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना होता है इसमें सर, टेम्परेचर हमेशा हम अपने पास रखते हैं 273 केल्विन, लिख दिया मैंने 273 केल्विन, हो गया। अच्छा मैंने कहा, अब जरा गौर से, अब मैं मिसाल देने जा रहा हूं, जरा गौर से समझना है। मैंने कहा ये कैपिटल ए बराबर है बी अपॉन सी के, ऐसी, और मैंने कहा कि एक चीज है डी, ये बराबर है बी इंटू ए के, कैपिटल बी इंटू कैपिटल ए, कैपिटल ए बराबर है बी अपॉन सी के, और ये कैपिटल डी बराबर है कैपिटल बी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। तो मुझे बताओ क्या मैं इस कैपिटल ए की जगह ये बी अपॉन सी लिख सकता हूं, ये दोनों तो बराबर है ना, एक ही वैल्यू है, क्या मैं इस कैपिटल ए की जगह बी अपॉन सी लिख सकता हूं कैपिटल ए की जगह? तो लाजमी आपका जवाब होगा यस, क्योंकि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट हैं। तो अब जरा दोबारा से बोर्ड पर हम कुछ जगहों पर नजर डालते हैं कि क्या चल रहा है, जरा गौर से देखो इस फॉर्मूले को, लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स यानी के एन, नंबर ऑफ मोल्स यानी के एन बराबर है मास जो के गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो के मालूम करना है। इस फॉर्मूले में सब पता है, सब पता है, अगर मैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डालूंगा यहां पर, पुट करूंगा यहां पर, तो मास तो मुझे पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जो वैल्यू है वो मुझे मालूम करनी पड़ेगी। तो पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक अननोन चीज होगी, और वो जो एक अननोन चीज है वो हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, मैंने लिख कर दिखाया मास, मैं इसको जरा रेड कर दूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से हाईलाइट होता रहे कि हमने वैल्यू जो पुट की है, हमने लिख के दिखाया मास अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, पुट कर दिया मैंने एन की जगह पे, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, मास अपॉन फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बताया है मैंने आपको ये फॉर्मूला। आओ जरा देखते हैं दोबारा से सारी चीजों को, इसको मल्टीप्लाई कराया है 0.448 ही रहा, यहां मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, वैल्यूज को जरा कोशिश कर रहा हूं कि सम अप करता चलूं साथ साथ। आइए देखते हैं कैलकुलेटर में, हम अपने पास हमने 0.0821 को मल्टीप्लाई कराया 273 से, इट विल बिकम द 22.41, ये हो गया 22.41, मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में ब्रैकेट्स है ना, मल्टीप्लाई है। मास की वैल्यू क्या थी, मास सवाल में गिवन था, इस सब्सटेंस का जो एक्चुअल सब्सटेंस है उसका मास गिवन था, ये एक्चुअल सब्सटेंस कितना था 1.8। आ जाओ नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, पूरे सवाल में सिर्फ एक अननोन चीज है, ले जाओ दूसरी तरफ, ले जाओ फौरन से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ ये आएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मास बराबर होगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 0.448। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मल्टीप्लाई करा देता हूं भाई मैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 22.41 और फिर मैंने इसे डिवाइड कराया 0.448। आंसर आता है 90.0। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया मेरे पास 90.0 यानी कि 90.0 यानी कि 90। मेरे बच्चों मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ गया। आओ जरा बोर्ड के इस तरफ। क्या एन निकालना है? एन निकालना है, शुरू से ला रहा हूं। मुझे मालूम करना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला पता है? जी सर पता है। एन पता है? नहीं पता। एन निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास पता है? हाँ सर निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता था? नहीं पता था। लेकिन अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पता है। बात समझ में आ गई भाई? बात यहां तक क्लियर होती है? तो अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी पता चल चुका है। मैं इसी प्लेस के ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके दे रहा हूं आपको। सबसे पहले कैलकुलेशन होगी भाई एन के लिए। एन कैलकुलेट होगा। एन कैलकुलेट करना है तो एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो पता है सर 90 है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कार्बन, ये हो गया भाई 12 और हो गए 32 और फिर हो गया एक, तो ये 2 2 4 और 5, 3 और 1 4, 45 45। क्या है भाई? देखो एक सवाल हो सकता है कि सर सीक्वेंस तो खराब है, CO2H लिखा हुआ है, तो सर ये कैसे? बेटा सवाल में गिवन है ना, तो जब आपने खुद करना हो तो फिर फनकारी ऐसी नहीं करिएगा। आप जब सवाल में गिवन हो तब तो चीज नॉर्मल है, लेकिन जब आपको खुद करना हो तो फिर फनकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या डिवाइड कराया 45 1 45 45 2 90, तो एन क्या आ गया? एन आ गया 2 मेरे बच्चों। एन क्या आ गया? 2 आ गया है। आओ जरा मैं आगे लेके चलूं। यहां तक का सब कॉपी करके आना साथ साथ, अगर नहीं किया तो वीडियो पीछे कर लो, कॉपी डाउन कर लो सारा। अब हमें निकालना है, ये पता चल गया, एन मालूम हो गया। अब आएंगे डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। आ जाओ मेरे बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। हमने कैलकुलेट करना है भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, या आसान कर लूं वही ब्रैकेट लगा के एन। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था? CO2H। एन, एन क्या निकाला है? 2। मल्टीप्लाई करा दो ना मेरे बच्चों, आंसर आ जाएगा। मैं जरा बोर्ड रब कर रहा हूं, कॉपीज में आंसर लिख लो अपने जल्दी से सारे। आंसर 2, इधर भी इधर भी इधर भी। 2 1 जा 2 C2, 2 2 जा 4 O4, 2 1 जा 2 H2 C2O4H2। आंसर आपका आ गया। तो मेरे ख्याल में आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लेना। सही है बेटे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।